हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन के बारे में। ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र में हम लोग पढ़ रहे थे और हमारा वीडियो एंड हुआ था जब हम लोगों ने पढ़ा था कन्वेक्शन के बारे में। ओके, तो आज उसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो कन्वर्जन पे दो आपका थर्मल एजेंट बेस्ड है, एक है आपका अल्ट्रासाउंड और एक होता है डायथर्मी। ओके, कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ? तो कन्वर्जन से जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो बेसिकली नॉन थर्मल फॉर्म ऑफ एनर्जी से हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी से आपका हीट कन्वर्ट हो, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका हीट कन्वर्ट हो, या फिर केमिकल एनर्जी से आपका हीट कन्वर्ट हो। ओके, सो इन कन्वर्जन देर इज हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ नॉन थर्मल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ओके, अब अगर बात करूं मैं अल्ट्रासाउंड में, तो अल्ट्रासाउंड में बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी आपका कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। ओके, वेयर योर टिश्यू एब्जॉर्ब द अल्ट्रासाउंड वेव्स causing vibration of the molecules in the tissues, generating friction resulting in the rise of tissue temperature. ओके, तो अल्ट्रासाउंड में क्या हो रहा है कि आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जहाँ पे आप अब अल्ट्रासाउंड लगा रहे हैं वहाँ का जो टिश्यू होता है वो अल्ट्रासाउंड का जो वेव है उसको एब्जॉर्व करता है, जिसके कारण जो टिश्यू के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वाइब्रेशन जनरेट होता है। ओके, और वाइब्रेशन जनरेट होने के कारण वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसके कारण आपका टिश्यू का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जो दूसरा मोडालिटी है वो है आपका डायथर्मी। ओके, तो डायथर्मी में क्या हो रहा है? डायथर्मी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होता है आपका हीट एनर्जी में। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी इन डायथर्मी एजेंट। ओके, आइदर इट बी SWD और MWD। ओके, नाउ when diathermy is applied to the body, electromagnetic waves causes rotation of the polar molecules, okay, which results in the friction between the molecules causing increase in the temperature. अब देखिए, अल्ट्रासाउंड और डायथर्मी दोनों जनरेट कर रहा है हीट, और हीट जनरेट करने का एक ही कारण है, वो है फ्रिक्शन का डेवलप होना। लेकिन वो फ्रिक्शन अलग अलग तरीके से जनरेट हो रहा है। अल्ट्रासाउंड में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स में जो टिश्यू का जो मॉलिक्यूल है उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन डायथर्मी में क्या हो रहा है, जैसे ही आप डायथर्मी को अप्लाई करते हैं बॉडी पे, आपके बॉडी का जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उसका रोटेशन होता है, जिसके कारण फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? तो पोलर मॉलिक्यूल बेसिकली वैसे मॉलिक्यूल में कहते हैं जिसमें चार्जेस होते हैं। ओके, तो हमारे बॉडी में जितने भी जो स्किन के लेवल पे जितने सर्फेसेज हैं, ठीक है, आप कहीं भी अप्लाई करते हैं वो हर जगह जो टिश्यूज़ हैं आपके वो पोलर टिश्यूज़ हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तभी आपका जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिक करंट को भी कंडक्ट करता है। ओके, चलिए, नाउ फ्यू कोल्ड पैक्स कूल बाय कन्वर्टिंग हीट इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, कुछ कुछ कोल्ड पैक्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपका कूलनेस प्रोवाइड करते हैं आपके बॉडी जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं बॉडी एरिया पे, और उसके पीछे जो कारण होता है वो हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, now heating by conversion is not affected by the temperature of the thermal agent, and rate of heat transfer depends on the power of source that is measured in the watt. तो अब क्या हो रहा है कि कन्वर्जन से जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो थर्मल एजेंट का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता है। थर्मल एजेंट का टेम्परेचर हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है 200 डिग्री सेल्सियस हो, उस पर कुछ भी डिफरेंट वो क्रिएट नहीं करेगा। बट जो डिपेंड कहाँ करता है, डिपेंड करता है आपका सोर्स का पावर क्या है, यानी कि उसको मेज़र करने के लिए हम लोग वॉट में मेज़र करते हैं। ओके, अब ये पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? सो पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज स्पेंड इन 1 सेकेंड। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग जूल में लेते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड्स में लेते हैं। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे कंडक्शन वाले में एग्जाम्पल में मैंने लिया था, हीट पैक्स लिया था मैंने एग्जाम्पल में। ओके, तो उसमें क्या हो रहा था, दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे थे और टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल था उसमें, क्योंकि एक का ज़्यादा होना चाहिए था, एक का कम होना चाहिए था, तभी कंडक्शन से आपका जो हीट ट्रांसफ़र है वो होगा। लेकिन कन्वर्जन में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, कन्वर्जन टोटली डिपेंड करेगा कि जो आपका थर्मल एजेंट है उसका पावर कितना है। ओके, नाउ
नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो आपका टिश्यू का टेम्परेचर है वो कितना जल्दी जल्दी बढ़ेगा वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े एरिया को ट्रीट कर रहे हैं। सो दैट इज द साइज ऑफ एरिया, दूसरा साइज ऑफ एप्लीकेटर, तीसरा एफिशिएंसी, और चौथा कि किस तरह का टिश्यू है, यानी कि टिश्यू ज़्यादा अगर मोटा होगा तो उतना ही रेट आपका कम होगा, ओके, और टिश्यू अगर पतला होगा तो उतना ही रेट ऑफ टिश्यू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो राइज करेगा वो उतना जल्दी राइज करेगा, ओके। अब क्या हो रहा है, मैंने नोट में एक बात लिखी थी कि जो आपका हीट ट्रांसफ़र होता है कन्वर्जन के कारण, उसमें ऐसे तो थर्मल एजेंट और बॉडी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से एनर्जी का ट्रांसमिट हो, उसका रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन जो है वो अच्छा हो, इसी कारण से हम लोग जेल का, लोशन का, वाटर का, ये सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं यूएस ट्रांसड्यूसर और पेशेंट के बॉडी के बीच में, क्योंकि जो एयर है, एयर में अल्ट्रासाउंड का जो वेव है वो बहुत धीरे ट्रांसमिट होता है। सो एयर इज़ अ पुअर ट्रांसमीटर ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके। सो heat transfer by conversion does not require direct contact between the thermal agent and the body, okay, first point. But for good transmission of energy, okay, gel, lotion, water, these are the things that are used between the US transducer and patient's body, okay, because air is a poor transmitter of US waves, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लें। वैसे फिजिकल एजेंट जैसे कि यूएस और डाइथर्मी, जिसमें कि हीट जो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है कन्वर्जन से, इसका नॉन थर्मल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। थर्मल तो हो ही रहा है, नॉन थर्मल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द अल्ट्रासाउंड एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द डाइथर्मी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस direct mechanical or electric effect on the tissue along with the heat. All right, so this was a small point. अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं रेडिएशन के बारे में भी, ओके। तो रेडिएशन में बस एक जो आपका एजेंट है, एक मोडालिटीज़ है, वो है आपका इंफ्रारेड लैम्प्स, ओके। रेड कलर का लैम्प होगा, आप लोगों ने देखा होगा अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह जब आपने किया होगा, ओके। हालांकि एक एक चीज़ों के बारे में तो हम लोग डिटेल में जानेंगे ही आने वाले वीडियोज़ में, ओके। So in radiation, there is a direct transfer of the energy from the material with high temperature to the low temperature. Okay? Radiation में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट एनर्जी आपका जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है from the material which has high temperature to the material which has low temperature. Okay? अब अगर मैं बात करूं कि रेडिएशन आपका कन्वर्जन और कंडक्शन या कन्वेक्शन से डिफरेंस कैसे है इसमें, ओके। तो कन्वर्जन में क्या है कि पेशेंट और थर्मल एजेंट ये दोनों लो टेम्परेचर पे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। फिर भी कन्वर्जन से आपका जो हीट ट्रांसफ़र है वो होगा, ओके। कंडक्शन में क्या हो रहा था या कन्वेक्शन में क्या हो रहा था कि वहाँ पे कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी था, ओके। तो थर्मल एजेंट और टिश्यू के बीच में जिसमें आप ट्रीट कर रहे हैं उसमें कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी था। तो रेडिएशन में ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो अगर मैं पॉइंट्स के बारे में बात करूं, सो इट डिफर्स फ्रॉम कन्वर्जन बिकॉज इन कन्वर्जन पेशेंट एंड द एजेंट कैन बी एट लो टेम्परेचर, पहला डिफरेंस। दूसरा, इन कंडक्शन और कन्वेक्शन देयर शुड बी कॉन्टैक्ट बिटवीन द थर्मल एजेंट एंड द टिश्यू बीइंग ट्रीटेड, ओके। सो दिस वन इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द radiation and conversion or radiation and conduction or convection. All right, again next point, rate of temperature increase caused by radiation depends on the intensity of the radiation, size of radiation source, area being treated, distance of source from the treatment area and angle of radiation to the tissue, ओके। तो इसको हम लोग समझते हैं, रेडिएशन से जो आपका रेट ऑफ टेम्परेचर जो ट्रांसफ़र हो रहा है या हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले तो वो डिपेंड करेगा
इंटेंसिटी पे, ओके। दूसरा साइज पे, अगर साइज बहुत बड़ा होगा तो टेम्परेचर, जो हीट एनर्जी है वो जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगा और टेम्परेचर उतना ही जल्दी राइज करेगा, ओके। सो रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो उतना ही जल्दी होगा, ज़्यादा होगा, ओके। तीसरा एरिया बीइंग ट्रीटेड, अब अगर एरिया छोटा है तो वहाँ पे जल्दी गर्म होगा वहाँ पे एरिया, ओके। बट एरिया अगर बड़ा है, जैसे कि बटक्स वाला रीजन हो गया, तो वहाँ पे जो आपका रेडिएशन के कारण ज़्यादा देर तक IR लैम्प का आपको यूज़ करना पड़ सकता है वहाँ पे टेम्परेचर राइज अप देखने के लिए या फील करने के लिए, ओके। तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ओके। अब आप अगर बहुत ज़्यादा दूर पे रखेंगे अगर, तो उतना ही ज़्यादा देर तक आपको रखना पड़ेगा IR लैम्प को पेशेंट पे हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और चौथा एंगल पे, अगर आप 90 डिग्री पे रखते हैं तो मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलता है अदर देन अदर डिग्रीज। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट पे आपका रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल सकता है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेडिएशन, ओके। द लास्ट वन इज इवापोरेशन, ओके। इस पे आपका कौन सा मोडालिटी है, इसमें आपका बस एक है वेपो कूलेंट स्प्रे, जो कि मोडालिटी नहीं है, एक तरह का मटेरियल है जो कि आप यूज़ करते हैं, ओके, पेन वगैरह को कम करने के लिए, एक्यूट केसेस में ही यूज़ किया जाता है, ओके। सो मटेरियल अब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी टू इवापोरेट एंड दस चेंजिंग फॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या हो रहा है, वेपो कूलेंट स्प्रे को जैसे ही आप लगाते हैं तो वो आपका बॉडी का जो हीट है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो लिक्विड फॉर्म में अगर वो रहता है तो उस तुरंत से वो गैस फॉर्म में या फिर वेपर के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और जिस जगह पे आपने अप्लाई किया है उस जगह आप महसूस करेंगे कि वहाँ पे ठंड लगने लगेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, ओके। सो इन इवापोरेशन द मटीरियल, ओके, मटीरियल सच एज वेपो कूलेंट स्प्रे absorb the heat energy from the patient's body to evaporate, and it changes its form from liquid to gas or vapor, resulting in the decrease in temperature, which gives you cooling effect on that particular part, okay। चलिए, तो एक तो एग्जांपल था आपका वेपो कूलेंट स्प्रे, और दूसरा अगर मैं नेचुरल एग्जांपल के बारे में बात करूं तो वो है आपका स्वेट। दोनों को एक एक करके डील कर लेते हैं। तो वेपो कूलेंट स्प्रे क्या कर रहा है, वेपो कूलेंट स्प्रे अब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम द स्किन ऑफ द बॉडी एंड इट चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, प्रोड्यूसिंग कूलिंग ऑफ द स्किन। जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा स्वेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्वेट क्या है, एक तरह का नेचुरल होम्योस्टैसिस है, ओके। ज़्यादा गर्मी लगती है तो आपको स्वेटिंग होने लगता है, स्वेटिंग से क्या होता है, फिर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ओके। तो अगर स्वेटिंग ना हो तो मे भी आपको हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक तरह का नेचुरल होम्योस्टैसिस है, यानी कि इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ओके। नाउ इवापोरेशन ऑफ द स्वेट एक्ट्स टू कूल द बॉडी, फर्स्ट पॉइंट, ओके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब फीवर आता है फिर पैरासीटामोल खाते हैं तो देखेंगे आप कि हेवी स्वेटिंग होने लगता है। जैसे ही हेवी स्वेटिंग होने लगता है तो पैरासीटामोल खाने से क्या होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर तुरंत से डाउन कर जाता है, ओके। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो आपने डेली टू डेली लाइफ में फील भी किया होगा, ओके। अब क्या है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन जो होगा वो इम्पेयर्ड होगा, यानी कि लेस होगा। इसको अगर हम लोग कॉमन एग्जाम्पल से समझें तो गर्मी के दिनों में अगर आप कहीं अपना गीला कपड़ा सूखने के लिए देते हैं तो क्या हो रहा है कि जल्दी से वो सूख जाता है, ओके। और जब आप ठंड के दिनों में अगर आप देंगे कपड़ा सूखने के लिए तो बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है, लेकिन ठंड के दिनों में क्या होता है, एयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि सूरज तो आपका उग नहीं रहा है, ओके। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण कपड़ा का जो इवापोरेशन है वो हो नहीं पाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई evaporation will be impaired or it will be less, okay। Now sweating is produced when the patient's body temperature is higher, okay। जैसे कि मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब, या फिर कोई दूसरा कॉज, ठीक है। तो जब आपका पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब स्वेटिंग प्रोड्यूस होता है। सो स्वेटिंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर इज हायर एंड दैट कुड बी ड्यू टू एक्सरसाइज और
let it be any other cause, okay? And humidity of the environment is low, okay? So then sweat is produced in response to the increased temperature, okay? और फिर वो इवापोरेट होता है जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट आपको दिखता है. सो दिस इज इट. दिस वॉज ऑल अबाउट द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर और साथ ही साथ उन पे बेस्ड कौन कौन से मोडालिटीज. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर इस वीडियो के बाद भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट आ रहा है या इवन कोई अदर टॉपिक में भी आपको कोई डाउट आ रहा है, सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन.